फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस लाया हूं, जो कि आज मेरा यह तीसरा नंबर सेट है। इडोटेरिया के वॉल्यूम 2 बुक्स है। अभी तक मैंने इसका 2 सेट आपको अपलोड कर दिया है। जो भी स्टूडेंट वो 2 सेट नहीं बनाए हैं और नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो को देख सकते हैं और टेलीग्राम में उसका PDF है, वहाँ से टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपका इस सेट में कितना नंबर आ रहा है। और जो भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है कि गलत आंसर है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। और सुबह में 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज चलता है और शाम में आपको ग्रुप डिस्कशन लाइव चलता है। और 11 बजे बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस का PDF टेलीग्राम में डाल दिया जाता है और उसका डिस्कशन आपको 2 से 3 बजे के बीच में यूट्यूब पर अपलोड भी कर दिया जाता है। वहां से आप आंसर मिला सकते हैं। नए लोग जो भी हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि वो और भी स्टूडेंट को इससे फ़ायदा मिले। और अगर तीनों ग्रुप को कंटिन्यू 1 साल तक फॉलो कर देते हैं तो आपकी जीके जीएस में काफ़ी अच्छी पकड़ हो जाएगी। और किसी भी एग्जाम को आप देने जाइएगा तो उसमें आप 70% जरूर क्वेश्चन करके जीके जीएस में आइएगा। और उतना ही मेहनत आपको बिहार मैथ रीजनिंग पर भी करना है। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी बात आपको बताया जाता है वो आप फॉलो करते होंगे। आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम में ही सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। तो चलिए मैं सेशन की शुरुआत करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, सेट नंबर 3 का। निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तेल नदी के नाम से जायरे नदी, लिम्पोपो नदी, नाइजर नदी और नील नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटता है। और नील नदी की बात करें तो यह विश्व की सबसे लंबी नदी है और जिसकी लंबाई की बात करें तो 66 से 90 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन ब्लैक पर्वत नहीं है? सियरा ए नवादा, ब्लैक फॉरेस्ट, साल्ट रेंज और एटलस। तो पूछा है कि कौन सा ब्लैक पर्वत नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि एटलस ब्लैक पर्वत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है? असत्य को पूछा गया है। दस्त एक करीब, दस्त एक करीब की बात करें तो ईरान, यह बिल्कुल सही आंसर है। कलाहारी बोत्सवाना, यह भी आपको सही है। नूबियन मरुस्थल की बात करें तो सूडान, यह भी आपको सही आंसर है। और कीजुल कुम की बात करें तो सऊदी अरब, यही गलत है, गलत को पूछा गया था। कुजुल कुम मध्य एशिया में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा पर्वत रूस में स्थित है? काकेकस, एटलस, एपेनाइन और जाग्रो। तो आपको काकेकस जो पर्वत है वह रूस में स्थित है। रूस के राष्ट्रपति आपको पुतिन हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है? तो भारत की सीमा सबसे अधिक आपको बांग्लादेश के साथ लगा है, जिसकी सीमा 4096.6 किलोमीटर सीमा लगा है। और बांग्लादेश से भारत की सीमा सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल के लगता है। और बांग्लादेश से 5 राज्य की भारत की सीमा लगता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। चीन की बात करें तो चीन से सबसे ज़्यादा सीमा आपको अरुणाचल प्रदेश का लगा है। और पाकिस्तान से सीमा सबसे ज़्यादा राजस्थान का लगा है। और नेपाल से सबसे ज़्यादा सीमा आपको बिहार से लगा है। तो चारों देश को आप अच्छे से याद रखेंगे किसकी सीमा किस राज्य से सबसे ज़्यादा लगा है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, नामदफा और नागार्जुन सागर श्रीशैलम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश में है और कृष्णा नदी पर है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, काजीरंगा आपको असम में है और नामदफा की बात करें तो नामदफा आपको अरुणाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन द्रवियन महाकल्प की चट्टान नहीं है? महाकल्प की चट्टान नहीं है तो कैम्बियन, ओडोवियसियन, सिल्यूरियन और धारवाड़। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि धारवाड़ नहीं है, नहीं को पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा कितना सेंटीमीटर से कम होता है?
जो 75 सेंटीमीटर से कम, 100 सेंटीमीटर से कम, 125 सेंटीमीटर से कम और 150 सेंटीमीटर से कम। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन है इसका सही आंसर है 75 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? तो पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और मधुबनी। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो आपको ऑप्शन है यानी कि पूर्वी चंपारण प्रथम स्थान पर है और दूसरा स्थान पर आपको मुजफ्फरपुर है, और तीसरा स्थान की बात करें तो तीसरा स्थान आपको मधुबनी है, और चौथा स्थान की बात करें तो चौथा आपको समस्तीपुर है। तो एक क्रम को भी याद रखेंगे, एग्जाम में कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी शेड्यूल कास्ट है? हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और हिमाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि पंजाब में सबसे ज़्यादा है 31.9%। कुल जनसंख्या की अनुसूचित जाति संख्या आपको भारत के जनसंख्या का 16% है, और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य पूछेगा तो आपको उत्तर प्रदेश आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन है यानी कि 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर पश्चिम जोन में 13 जिला आता है, उत्तर पूर्व जोन में 8 जिला आता है और दक्षिण पूर्व जोन में 11 जिला आता है। क्वेश्चन नंबर 12, यूरोप की मुख्य नदी कौन सी है? यूरोप की मुख्य नदी कौन सा है? तो डार्लिंग, हुंगो, अमेजन और डेनब्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि डेनब्यू नदी यूरोप की है, और डार्लिंग आपको ऑस्ट्रेलिया की नदी है, और बहाव के क्षेत्र से सबसे लंबी नदी पूछेगा तो आपको अमेजन नदी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? बेंगलुरु, मंगलुरु, हैदराबाद और कोयम्बटूर। तो केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा की बात करें तो यह बेंगलुरु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन 1972 में, 1984 में और 1987 में। तो इसका आंसर की बात करें तो आपको ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1984 में जूट संगठन की स्थापना की गई थी। वर्तमान डाटा के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन में है और दूसरे स्थान पर आपको बांग्लादेश में है। पिछले वीडियो में गलती से आपको बांग्लादेश बोल दिया गया था, लेकिन उसका आंसर आपको भारत होगा। 1972 की बात करें तो 1972 में शिमला समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, प्राचीनतम चावल का साक्ष्य कहां से मिला है? प्राचीनतम चावल का साक्ष्य धौलावीरा से, कुलडिहवा से, चिरान से और मेहरगढ़ से। तो प्राचीनतम चावल का साक्ष्य की बात करें तो कुलडिहवा से मिला है, और कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। चिरान आपको सारण जिला में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन नगर है? मोहनजोदड़ो, गनेडीवाला और धौलावीरा, और ऑप्शन डी की बात करें तो सभी। तो कौन सा है? तो इसका सभी आंसर सही है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? दिल्ली सल्तनत का कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, आराम शाह और बलबन। तो दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, और गुलाम वंश के संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछता है तो इल्तुतमिश इसका सही आंसर होगा। इल्तुतमिश के बाद आराम शाह है। बलबन ने सीधा एवं पैबोसा की शुरुआत किया था। क्वेश्चन नंबर 18, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था उसमें कितने सदस्य भाग लिया था, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो 72, 434, 607 और 1228। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि 434, और प्रथम में 72 लिया था। और दूसरा की अध्यक्षता की बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने उसकी अध्यक्षता की थी, और प्रथम की अध्यक्षता WC बनर्जी यानी कि बेमोश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। और कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, चटगांव शस्त्रागार छापेमारी की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी? चटगांव
सूर्य सेन, जतिन दास, बुटकेश्वर दत्त और राम प्रसाद बिस्मिल्ला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि सूर्य सेन के द्वारा चटगांव शस्त्रागार मास्टर नाम से प्रसिद्ध था। जतिन दास ने 64 दिन जेल में अनशन पर बैठने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। राम प्रसाद क्वेश्चन नंबर 20, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? श्यामजी कृष्ण बर्मन, दादा भाई नौरोजी, लाला हरदयाल और एनी बेसेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, श्यामजी कृष्ण बर्मन के द्वारा 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। दादा भाई नौरोजी के ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। लाला हरदयाल की बात करें तो गद्दार पार्टी से संबंधित थे। एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष 1917 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 21, 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 के, जो कि मार्लो मिंटो सुधार से संबंधित है। द्वैध शासन की प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था और प्रांतीय स्वायत्तता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात कही गई थी। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का भी बात किया गया था। द्वैध शासन की बात 1919 के अधिनियम में कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 22, इंडियन ओपिनियन नामक अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता है? इंडियन ओपिनियन तो गुजराती में, हिंदी में और अंग्रेजी में, और ऑप्शन डी की बात करें तो सभी में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सभी में होता है लेकिन उर्दू में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 23, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? आचार्य नरेंद्र देव, वीवी गिरी, स्वामी सहजानंद और एनजी रंगा। तो किसे चुना गया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सहजानंद सरस्वती को चुना गया था और लखनऊ में प्रथम बार इसकी अध्यक्षता हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1 अगस्त 1920 को, 31 अगस्त 1920, 1 सितंबर 1920 और 1 दिसंबर 1920 को। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था। ये भी बात आप अच्छे से याद रखेंगे। असहयोग आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। क्वेश्चन नंबर 25, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है अधोसंरचनात्मक सुविधा का विकास, कृषि का पुनर्द्वार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता, और ऑप्शन डी की बात करें तो सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सभी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय संकेत नहीं है? राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा और चालू खाते का घाटा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि चालू खाते का घाटा नहीं है। राजस्व घाटा है, प्राथमिक घाटा है और राजकोषीय घाटा है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? घरेलू आय पर, घरेलू निवेश पर, घरेलू बचत पर और घरेलू उपभोग पर। तो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किस पे किया जाता है, यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर होगा आपको घरेलू उपयोग पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का बात किया गया है? तो अनुच्छेद 280 में, अनुच्छेद 269 में, अनुच्छेद 268 और अनुच्छेद 265। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन की बात कहा गया है। बाकी जो अनुच्छेद है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब अनुच्छेद बहुत कम एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29, एक तत्व के इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगा? 22, 2, 38 और 20। तो न्यूट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है, तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है? दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो 20 + 18 करेंगे तो 38 का करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? यह केंद्र सरकार का बैंक है, यह मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है,
केंद्र सरकार की ओर से ऋण जारी करता है और उनका प्रबंध भी करता है। और ऑप्शन डी की बात करें तो सभी सत्य है, तो यह सभी सत्य है। 1934 के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना आरबीआई का किया गया था। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित समुद्र में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? समुद्र में डूबी हुई वस्तु, सोनार का, पायरोमीटर से, रेडियोमीटर से और फेदोमीटर से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, सोनार का प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर से बात करें तो उच्च तापमान मापा जाता है और फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा सही मिलान नहीं है? सिरका में एसिटिक एसिड, यह बिल्कुल सही है। इमली में टार्टरिक एसिड, यह भी आपको बिल्कुल सही है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, यह भी बिल्कुल सही है। तो संतरा में फॉर्मिक अम्ल नहीं, लाल चिट्टी और बिच्छू में आपको फॉर्मिक अम्ल होता है और संतरा में आपको साइट्रिक अम्ल होता है। तो इस तरह यही गलत था, गलत को पूछा गया, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है मृग मृचिका का उदाहरण है अपवर्तन, प्रक्षेपण, विवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि TRI। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है? कौन सी घटना जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइहाइड्रेट के अपचयन और कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण और क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। तो कौन सी घटना नहीं होता है, यही पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 35, पॉलीकॉट किसका मिश्रण है? पॉलीकॉट जो है वो किसका मिश्रण है? पॉलिस्टर और कपास का, पॉलिस्टर और ऊन का, कपास और ऊन का और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि पॉलिस्टर और कपास का नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से ईंधनों में सर्वाधिक ऊष्मीयमान किसमें होता है? जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार बताना है। कोयला में, पेट्रोल में, CNG में और LPG में। तो सबसे ज़्यादा आपको LPG में ऊष्मीयमान होता है। पेट्रोल की शुद्धता को ऑक्टेन से मापा जाता है। सबसे अच्छा किस्म कोयला एंथ्रासाइट होता है। CNG का फुल फॉर्म की बात करें तो कंप्रेस नेचुरल गैस होता है इसका फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 37, परमाणु के नाभिक के अवयव हैं इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक में आपको होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर चक्कर लगाता है। क्वेश्चन नंबर 38, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और कार्बन। तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा आपको हाइड्रोजन पाया जाता है और हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश ने 1776 में किया था। 1776 में कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का खोज किया था और ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले ने किया था और हीलियम के खोज की बात करें तो लोकयर ने हीलियम का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 39, गोताखोर के द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? गोताखोर के नाइट्रोजन के, हीलियम के, हाइड्रोजन के और नियॉन के। तो किसका मिश्रण किया जाता है? तो आपको हीलियम का मिश्रण किया जाता है। नाइट्रोजन की खोज की बात करें तो रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन का खोज किया था और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन वायुमंडल में पाया जाता है 78%। और नियॉन जो है इसे संकेत के रूप में भी इसका नियॉन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक का प्रयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ
तो बुलेट प्रूफ बनाने के लिए पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है, और बुलेट प्रूफ जैकेट अगर कह देगा तब आपका पॉलीकार्बोनेट आंसर होगा। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में जरूर आपको लिखेगा जैकेट बनाने के लिए तो पॉलीकार्बोनेट, और केवल बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए तब कहेगा पॉलीएमाइड। टेफ्लॉन का प्रयोग आपको बर्तन में किया जाता है जिसमें उसमें लसलापन ना सटे। क्वेश्चन नंबर 41, मानव के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? मानव के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि आपको यकृत, अग्नाशय, आमाशय और थायराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन है, यानी कि यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय की बात करें तो यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियां है। क्वेश्चन नंबर 42, अमीनो अम्ल किसका बहुलक है? अमीनो अम्ल जो है वह किसका बहुलक है? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का और स्टार्च का। तो अमीनो अम्ल आपको प्रोटीन का बहुलक है। कार्बोहाइड्रेट से तत्काल ऊर्जा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 43, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहां पर होता है? मानव के शरीर में भोजन का अवशोषण सबसे ज्यादा कहां पे होता है? बड़ी आंत में, आमाशय में, पक्वाशय में और इलियम में। तो भोजन का संचय आपको सबसे ज़्यादा इलियम में होता है, और इलियम की लंबाई की बात करें तो आपको लगभग 7.5 मीटर होता है, और फीट में पूछेगा तो 22 फीट होता है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 44, पाराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किसमें किया जाता है? समुद्र की गहराई का पता लगाने में, घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, संकेत भेजने में, और ऑप्शन डी की बात करें तो सभी में। तो पाराश्रव्य की बात करें 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो होता है उसे पाराश्रव्य कहते हैं। 20 हर्ट्ज से जो नीचे होता है उसे अश्रव्य कहते हैं, और जो 20 से 20,000 के बीच होता है उसे श्रव्य कहते हैं, जिसे मनुष्य सुनता है। आइए अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है जो सोचने का कार्य करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि अग्र मस्तिष्क जो है वह सोचने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 46, लार किसमें पाचन में मदद करता है? लार किसके पाचन में मदद करता है? तो वसा के, प्रोटीन के, विटामिन के और स्टार्च के। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च के पाचन में लार मदद करता है। विटामिन का खोज 1911 में फंक के द्वारा सबसे पहले किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद रहता है? इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु मौजूद रहता है? तो टीन, तांबा, जस्ता और मैग्नीशियम। तो इंसुलिन में सबसे ज़्यादा आपको जस्ता रहता है। तांबा का निष्कर्षण क्यूप्रिक ऑक्साइड से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, परख नली शिशु के मामले में है, परख नली शिशु के मामले में है, निषेचन परख नली के अंदर होता है, शिशु का परिवर्धन परख नली के अंदर होता है, निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है, और अनिषेचित अंड का परख नली के अंदर परिवर्तित होता है। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है, इस तरह इसका आंसर आपको ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। थैलेसीमिया जो रोग है एक आनुवांशिक रोग है जिससे क्या प्रभावित होता है? रक्त, फेफड़ा, गुर्दा और हृदय। तो इसे आपको रक्त प्रभावित होता है, इसमें रक्त थका नहीं जमता है, और विटामिन ए की कमी से यह होता है। फेफड़ा की बात करें तो फेफड़ा रक्त को शुद्ध करता है और किडनी रक्त को छानता है। क्वेश्चन नंबर 50, वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था?
9 सितंबर 1972 को, 25 सितंबर 1976 को, 27 सितंबर 1980 को और 24 अक्टूबर 1986 को। तो यह कब लागू हुआ था यह पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि 9 सितंबर 1976 को लागू हुआ था। इसका उद्देश्य था वन्य के जीवों की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का साधन नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया कि कौन सा नहीं है, तो कचरे से उत्पादित ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और ऑप्शन डी आपको तापीय ऊर्जा। तो कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, तो आपको ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि तापीय ऊर्जा नहीं है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लघु जल विद्युत ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय और कचरे से उत्पादित ऊर्जा यह नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है, इसे आप याद रखेंगे, लेकिन तापीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य को पूछा गया है। महाधिवक्ता पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर होता है, यह आपको बिल्कुल सही है। राज्यपाल राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, यह भी आपको बिल्कुल सही है। राज्यपाल राज्य सरकार के मंत्रियों को कार्य के आवंटन हेतु उसे नियम बना सकता है, यह भी आपको बिल्कुल सही है। तो गलत पूछा गया, इस तरह से आंसर आपका गलत है। राज्य में जो विधि के तहत प्राप्त मृत्युदंड की सजा को राज्यपाल को माफ करने का नहीं है, वो सजा को कम कर सकता है, लेकिन सजा को मृत्युदंड के माफ करने का अधिकार एक ही व्यक्ति को भारत का है, जो कि भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो गलत पूछा था, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निरस्त कर दिया गया था, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह किया गया? यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। तो 98वां संविधान संशोधन अधिनियम, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम और 100वां संविधान संशोधन अधिनियम और 97वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि 99वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुआ था। 100वां संविधान की बात करें तो बांग्लादेश और भारत के बीच में हुई थी। अगला क्वेश्चन 54 नंबर, भारत के राष्ट्रपति उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, लोकसभा के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा और संसद के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, डी, यानी कि संसद के द्वारा अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया से भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, और महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रधानमंत्री की बात करें तो अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की बात कही गई है, लोकसभा की बात अनुच्छेद 81 में कहा गया है, और राज्यसभा के बाद अनुच्छेद 80 में कहा गया है, और संसद के बाद अनुच्छेद 79 में कहा गया है। तो सारी बात को अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य का विशेष प्रावधान किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 371 के ए, अनुच्छेद 371 के बी, अनुच्छेद 371 के सी और अनुच्छेद 371 के डी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 371 के ए में इसका नागालैंड के विशेष प्रावधान किया गया है, और अनुच्छेद 371 के बी में असम राज्य के लिए कहा गया है, और अनुच्छेद 371 की सी की बात करें तो आपको मणिपुर के लिए किया गया है, और अनुच्छेद 371 के डी की बात करें तो आंध्र प्रदेश के लिए किया गया है। तो चारों चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे, कोई ना कोई आपके एग्जाम में पूछता है तो यह क्वेश्चन काफी टफ हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, सॉरी अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 2 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपको 6 वर्ष का होता है। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो यह 83 के अनुच्छेद 83 के 1 में इस बात को कहा गया है, लेकिन राज्यसभा के कार्यकाल पूछेगा तो उसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, सदस्यों का कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 57, सूचना का अधिकार
कब लागू किया गया था? 12 अक्टूबर 2005, 15 जून 2005, 11 मई 2005, 12 मई 2005। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि 12 अक्टूबर 2005 को सूचना के अधिकार को लागू कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 58, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अनन्य भेजने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास, उच्च न्यायालय के पास और उपराष्ट्रपति के पास। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के पास इस बात को है। राष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 52 में है, उपराष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 63 में है, एक उच्च न्यायालय होगा अनुच्छेद 214 में इस बात की चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 59, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही नहीं है, यानी कि गलत है? इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, यह बिल्कुल सही है। इसका एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, यही गलत है। इसका एक पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है, जब उसका प्रधानमंत्री रहता है तभी वो अध्यक्ष रहता है, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं रहता है तो उसका अध्यक्ष नहीं रहता है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। यह एक सहकारी संवाद सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल सही है। तो गलत को चुनना था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न संविधान संशोधन में से किसके द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी का प्रावधान किया गया था? यानी कि कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 52वां संविधान संशोधन, 54वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन और 69वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और 10वीं अनुसूची में आपको दल बदल की बात भी कही गई है। 56वां संविधान संशोधन के तहत गोवा को राज्य के दर्जा मिला है। 69वां संविधान संशोधन दिल्ली और पुदुचेरी दिल्ली को राजधानी बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस चुनाव में मतदान उपयुक्त कोई नहीं नोटा का विकल्प प्रयोग कर सकता है? मतलब कौन से चुनाव में मतदाता नोटा का प्रयोग नहीं कर सकता है, इस बात को पूछा है। लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में और विधान परिषद में। जिसमें आम जनता वोट देती है उसी में नोटा का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपको प्रतिनिधि वोट देते हैं उसमें नोटा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपको एक लोकसभा का चुनाव है और एक विधानसभा का चुनाव है जिसमें नोटा का प्रयोग किया जा सकता है, और बाकी राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में नहीं किया जा सकता। तो इस तरह आंसर आपको ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 62, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वियना में, जिनेवा में, रोम में और नैरोबी में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि वियना में है। WTO की मुख्यालय जिनेवा है, केन्या की राजधानी नैरोबी है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है? किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया? 2023, 2024, 2022 और 2025। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि 2023। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को, 29 अगस्त को, 14 सितंबर को और 29 सितंबर को। तो राष्ट्रीय खेल दिवस आपको 29 अगस्त को मनाया जाता है और 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो सारे चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, हाल ही में नाटो साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? पहला एशियाई देश। नाटो की स्थापना 1949 में किया गया था अप्रैल महीना में। तो भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि दक्षिण कोरिया को शामिल किया गया है। और नाटो का मुख्यालय आपको बेल्जियम यानी कि ब्रुसेल्स है। जापान की राजधानी टोक्यो है, फिलीपींस की मनीला है। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किस राज्य को तंबाकू की खपत नियंत्रित करने के प्रयास को देखते हुए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 से प्रदान किया गया है? तो झारखंड, बिहार, पंजाब और तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि झारखंड। क्वेश्चन नंबर 67,
देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? CF एंड्रूज को, चितरंजन दास को, जयप्रकाश नारायण को और कर्पूरी ठाकुर को। तो देश बंधु के नाम से चितरंजन दास को जाना जाता है और दीन बंधु के नाम से CF एंड्रूज को जाना जाता है। ये सब बात आप याद रखेंगे। कर्पूरी ठाकुर को लोकप्रियता के कारण उन्हें नायक भी कहा जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में BC राय पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी शुरुआत की बात करें तो 1962 से यह दिया जाता है BC राय पुरस्कार। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन 69 नंबर, द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग किसने लिखा था? द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग किसने लिखा था? तो अरुंधति राय, अनीता देसाई, विक्रम सेठ और मेघनाथ देसाई। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया था। विक्रम सेठ के द्वारा ए सूटेबल बॉय पुस्तक लिखी गई थी। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करें तो मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। और अनीता देसाई के द्वारा पुस्तक जो लिखा गया था क्राई द पीकॉक 1963 में प्रकाशित की गई थी, जो कि अनीता देसाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। आइए आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास के रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो गीतांजलि श्री को, अरुंधति राय को, उषा प्रियवंदना को और अनीता देसाई को। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, गीतांजलि श्री को किया गया है। तो इस तरह आपके सामने मैं 70 क्वेश्चन का डिस्कशन जो सेट नंबर 3 एडिटोरिया वॉल्यूम 2 से बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस चल रहा है उसका मैंने डिस्कशन किया है, जो कि आपका एग्जाम में इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो भी स्टूडेंट इस सेट को बनाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है, उसे आप ज्वाइन कर लें। वीडियो में उसका लिंक दे दिया जाता है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ पर PDF आपको मिल जाएगा। उसके बाद सेट को बनाएं और इसका डिस्कशन यूट्यूब से आप जरूर मिलाएं। और आपका कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। तो मैं आशा करता हूं कि इस बात को आप फॉलो करते होंगे। एग्जाम 1 महीना के लिए संभवतः टल चुका है और एग्जाम आपको दिसंबर में, जब भी हो दिसंबर में होगा, उसके पहले होने की कोई संभावना नहीं है। आप अच्छे से तैयारी करें, आपको समय मिला है तो समय को उपयोग कीजिए, उसे बेकार नहीं कीजिए। और तीनों सीरीज में पार्टिसिपेट होइए, सुबह वाला में, शाम वाला में और बिहार एसएससी वाला में। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन के समाप्त करता हूं। मिलेंगे 6:30 बजे ग्रुप डिस्कशन लाइव में, तब तक के लिए धन्यवाद।